हेलो बच्चों, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल न्यू विजन क्लासेस में स्वागत है। मैं मोहन सर आप लोगों को एसएसटी का पहला चैप्टर जो इतिहास का है लेकर के आ गए हैं और इसमें पहला चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास है। जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, यूरोप एक महाद्वीप है या हम इसे महादेश के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग जैसे जानते होंगे कि हमारा जो पृथ्वी है उस पर 71% पर जो है जल है और 29% पर भूमि है, और वही भूमि को जो है बांट दिया गया है महाद्वीप पर। महाद्वीप द्वीप किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे। द्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर पानी से, वैसा भूमि जिसके चारों ओर पानी रहता है उस भूमि को हम क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। उसी तरह से हमारा एक जो यूरोप है ये एक महाद्वीप है। महाद्वीप मतलब बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे देश आते हैं। तो ये जो यूरोप है, हम अगर आप लोग मैप अगर आपके पास होगा तो मैप में देख सकते हैं। ये मान लिया जाए अगर ये हमारा पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। तो इसमें जो यहाँ पे जो दिखाया गया होगा ये हमारा एशिया आता है, एशिया होता है। उसके बाद नीचे में जो है दक्षिण अफ्रीका होता है, फिर इधर दक्षिण अमेरिका हो जाता है, उत्तरी अमेरिका हो जाता है, और यहाँ पर जो है एशिया के जस्ट बगल में हमारा आ जाता है यूरोप, जहाँ पे बहुत सारा देश है जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, बोहेमिया, यूनान। ये सब देश जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इससे समझने से पहले हम एशिया पर आते हैं। जैसे एशिया आप लोग को पता होगा, एशिया में बहुत सारा देश आते हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, फिर और आगे चले तो वियतनाम, बांग्लादेश। ये सब हमारा जो देश है वो एशिया महाद्वीप में आते हैं। ठीक उसी तरह यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? फ्रांस, इटली, जर्मनी, बोहेमिया, यूनान और बहुत सारा देश, ब्रिटेन। ये सब जो है किस में आते हैं? यूरोप महाद्वीप में आते हैं। इससे तुम एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनमें से कौन जो है कौन देश यूरोप महाद्वीप में आते हैं। आपका ऑप्शन होगा फ्रांस, भारत, जर्मनी और ए एंड सी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ए एंड सी, यानी फ्रांस और जर्मनी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे देखो यूरोप में हमको पढ़ना है, यूरोप समझ गए। यूरोप क्या होता है? यूरोप जो है एक महाद्वीप है। यूरोप एक महाद्वीप है जिसके अंतर्गत बहुत सारा देश आते हैं। इसको हम महादेश भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे देश आते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो टर्म है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद, जैसा कि हम जो प्रीवियस क्लासेस अगर नहीं देखे हैं तो पहला प्लेलिस्ट में जाकर के पहला क्लासेस देखें, और उसमें हम राष्ट्रवाद के बारे में थोड़ा सा बताए थे। राष्ट्रवाद जो है दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, एक जो है राष्ट्र और एक वाद। हम तुमको बताए थे कि जिसके लास्ट में, जिस शब्द के लास्ट में बाद लग जाए वो एक प्रकार का विचार होता है, विचारधारा होता है। उसी तरह से राष्ट्र, राष्ट्र मतलब होता है देश, राष्ट्र मतलब होता है देश। तो देश के प्रति विचार, देश के प्रति सोच, देश के प्रति लगाव को हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। जैसे अभी के जमाना, अभी भी जो समय चल रहा है, राजनीति का समय चल रहा है, इसमें सब लोग चुनाव में एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जो इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, ताकि इससे हमको थोड़ा सा पता चलता है कि हमारे देश में जो है अच्छा से अच्छा नेता आना चाहिए, ताकि हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे। हम लोग सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो राष्ट्रवाद को हमको अच्छा से परिभाषित करता है, दिखाता है, वो जो है हमारे देश के लिए आर्मी में जो काम कर रहे जवान रहते हैं, वो हमारे लिए राष्ट्रवाद का जीता जागता सबूत है। राष्ट्रवाद क्या होता है? एक विचारधारा होता है जो हमें अपने देश के प्रति लगाव, भावना, समर्पण की भावना को उत्पन्न करता है। राष्ट्रवाद जो है हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसी का ठीक अपोजिट होता है एक उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद क्या होता है? उग्र मतलब होता है गुस्सा। अब ऐसा राष्ट्रवाद हो गया, इतना हम देश से, भारत देश से प्यार करने लगे कि अगर कोई भी मान लो पत्रकार या कोई भी अगर बोल रहा है देश, मतलब हमारे देश का बुराई कर रहा है, हम उसको मारना स्टार्ट कर दिए। तो ये क्या हो गया? उग्र राष्ट्रवाद। मतलब हम उस पर ज्यादा गुस्सा हो गए। नहीं,
राष्ट्रवाद जो होता है वैसा राष्ट्रवाद जो हम अपने देश के प्रति प्यार, लगाव, भावना, समर्पण, अगर मर मिटने का समय आया तो मर मिट भी जाएंगे हम अपने देश के खातिर, उसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद। तो उसी तरह से यूरोप में जो बहुत सारा देश है वहां पे राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ाएंगे। और इस चैप्टर में क्या पढ़ाएंगे? विकास, इसका राष्ट्रवाद का विकास जो है आखिरकार कैसे होता है। जैसे हम लोग पहले से जानते ही हैं कि जो पहला जो हमारे सभी देश में जो शासन चलता था उसका नाम था राजतंत्र। क्या था छोटू? राजतंत्र। क्या चलता था? राजतंत्र। राजतंत्र मतलब राजा और तंत्र। तंत्र मतलब मंत्र तंत्र नहीं समझ लेना, तंत्र मतलब होता है शासन। तंत्र मतलब क्या होता है? शासन। और राज मतलब होता है वही शक्ति, राज करना, किसी क्षेत्र पर क्या करना? राज करना। तो राजतंत्र के मिलकर के बन जाता है राजा का शासन। राजतंत्र का क्या मतलब होता है छोटू? राजा का शासन बोलेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि पहले जो रहता था, जो भी शासन चलता था उसमें राजा होता था, उसके नीचे मंत्री होता था, सेना होता था, सेनापति होता था और उसके नीचे जनता होता था। लेकिन राजतंत्र में क्या होता था? जो भी डिसीजन लेने का, जो भी निर्णय लेने का काम करता था वो हमारे राजा के हाथों में होता था। वो जो बोलता था वो करना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको बोले राजतंत्र। तो सभी देशों में उस समय क्या व्याप्त था? राजतंत्र। चलिए इसमें हम जो है यूरोप में जो है पहला देश आता है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, वो है यूरोप। यूरोप में जो पहला देश आता है उसके बारे में हमको पढ़ना है, जिसका नाम है फ्रांस। क्या नाम है? फ्रांस। तो सबसे पहले हम फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस जो है एक छोटा सा देश है जहां पहले जो है, अगर हम लोकतंत्र आने से पहले अगर हम जाएं तो यहाँ पे क्या था? राजतंत्र था। कौन सा शासन चल रहा था? राजतंत्र चल रहा था। जैसा कि तुम जानते हो राजतंत्र में क्या होता है? एक राजा होता है। तो यहाँ जो राजा था उसका नाम था लुई 16वां। क्या नाम था? लुई 16वां। अब लुई 16वां, 16वां, 17वां, ये क्या हो गया? तो देखो छोटू, अभी के नाम रखने से कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो 2 महीना पहले से सोचता है कि लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगा तो ये नाम रखेंगे। दादाजी उधर अलग नाम रखते हैं, दादी जी उधर अलग नाम रखते हैं। लेकिन पहला अगर हम इतिहास में जाते हैं तो नाम रखना पहले से डिसाइड होता था। जैसे अगर लुई 16वां का जो बेटा होगा उसका नाम ऑलरेडी क्या होगा? लुई 17वां। मतलब उसमें हम एक एक अंक बढ़ाते चल जाते हैं। लुई 18वां का बेटा होगा लुई 19वां। लुई प्रथम का बेटा जो होगा लुई द्वितीय होगा, लुई तृतीय होगा, लुई चतुर्थ। मतलब क्या चल रहा था? उसका वंश चल रहा था। मतलब हम पहले शासन किए, फिर मेरा बेटा, फिर मेरा बेटा, फिर मेरा बेटा। इसको हम बोलते हैं वंशानुगत शासन व्यवस्था। क्या बोलते हैं? वंशानुगत शासन व्यवस्था। इसमें ना तो चुनाव का व्यवस्था किया जाता है, न तो जनता की बात सुना जाएगा, नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ये क्या है? राजतंत्र है ना। तो इसमें किसका बात माना जाएगा? राजा का। जो लुई 16वां था ना, ये बहुत खचड़ा था। खचड़ा कहने का मतलब निरंकुश था। निरंकुश मतलब होता है जिसपे अंकुश नहीं लगाया जा सके। अंकुश लगाने का मतलब, जैसे अब तुम्हारे गांव में मान लो कोई बड़ा आदमी होंगे, चाहे कोई बड़ा आदमी है, उनका जो बात बोलेंगे उसको मानना पड़ेगा। तो उसी तरह से होता है निरंकुश। निरंकुश मतलब होता है जिसपे अंकुश लगाया नहीं जा सके। तो उसी तरह से लुई 16वां था। लुई 16वां जो बोलता था जनता को मानना पड़ेगा, नहीं मानता था चलो उसको मरवा दो, उसको जेल में बंद करवा दो। ठीक है। तो यहाँ जो शासन चल रहा था, कौन सा राजा का चल रहा था? लुई 16वां का चल रहा था। और इसको हम क्या बोलते हैं? राजतंत्र शासन व्यवस्था को बोलते हैं। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे जो है एक क्रांति हो जाता है जिसे हम फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। और वो क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था छोटू? 1789 ईस्वी में। अगर पूरा डेट देखें तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी। इस समय क्या हुआ, जैसे कि 9 क्लास में तुम लोग थोड़ा बहुत फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं फ्रांस की क्रांति में कैसे क्या हुआ। देखो, लुई 16वां जो था एक निरंकुश शासक था। निरंकुश, तानाशाही, जो बोल लो उसको, मतलब जो उसका बुराई कर लो, वो था ये निरंकुश। इसका एक पत्नी थी
जिसका नाम है मेरी एंतवानेट, जिसका नाम क्या है, मेरी एंतवानेट। वो जो थी एक फिजूल खर्ची थी। फिजूल खर्ची मतलब बिना पुष्टम के खर्चा करते रहना। जैसे लुईस रहमान, मान लो कोई सभा में बैठा हुआ है, किसी चीज पर डिस्कस कर रहा है, और वो पत्नी आती थी, चलिए आते हैं शॉपिंग करके, मतलब समझ में आ रहा है ना, वो शॉपिंग करवाने के लिए ले जाती थी और बहुत सारा खर्च करती थी। लेकिन वही पैसा खर्च कर, ये भी जो था लुईस रहमान था, भोग विलास, दारू मुर्गा खा के व्यस्त रहता था। कोई क्या जनता हो रहा है, क्या घटना घट रहा है, कोई मतलब इसको नहीं। ठीक है, मतलब जनता में कोई, मान लो कोई एक दूसरे से लड़ गया, आया शिकायत लेकर के आया, सुना, वहां आई पत्नी लेकर के चल गई, चलिए आते हैं शॉपिंग करके, उसके बाद होगा ये सब जो होगा फैसला होगा। तो इससे हमको राजा का जो पता चलता है, क्या पता चलता है, बेटी मतलब वो उसके पास योग्यता नहीं था शासन करने का। इसका मात्र उस समय उम्र था शायद 24 वर्ष होगा, मतलब 20 से 24 वर्ष के बीच में ये शासन संभाल लिया था। और ये राजा कब बना था, 1774 ईस्वी में। कब राजा बना था, 1774 ईस्वी में राजा बना था। अब ये राजा बन गया, ये निरंकुश था, भोग विलास में व्यस्त रहता था। इसका पत्नी जो थी फिजूल खर्ची थी। तब क्या हो गया, आप बताओ, तुम्हारे घर में बहुत सारा पैसा है, लेकिन अब तुम बिना कमाए उसको खर्च करते रहोगे तो क्या होगा, एक समय में पैसा खर्च हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ भी क्या हुआ, इसके पास जो भी खजाना में था सब क्या हो गया, खर्च हो गया। और जैसे ही खर्च हो गया तब क्या ध्यान जाएगा, जनता पर ध्यान जाएगा। जनता से क्या लेंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, टैक्स लेंगे, ताकि फिर से खजाना भरेंगे, फिर से फिजूल खर्ची करेंगे। तब इसीलिए 175 साल बाद, 175 साल बाद जो है वहां एक जनरल असेंबली था। असेंबली क्या होता है, एक सभा होता है जहां पे लोग बैठ करके क्या करते हैं, कोई भी कानून या कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो वहां पे 175 साल बाद जो है आम सभा बुलाया गया। आम सभा में किसको बुलाया गया, सारा जनता को। और जनता को इसलिए बुलाया गया कि अब हमारा खजाना क्या हो गया है, खाली हो गया है, अब इसमें टैक्स बढ़ाना, मतलब टैक्स बढ़ा करके उसको लेना। टैक्स तो ले ही रहा था, लेकिन और टैक्स बढ़ाने के लिए बोल रहा था। तो इससे सारे लोग क्या हो गए, जनता असंतुष्ट हो गए। और जहां पे सभा चल रहा था ना, उसी के जस्ट बगल में एक बहुत बड़ा टेनिस कोर्ट था। टेनिस कोर्ट क्या होता है, टेनिस खेल जानता होगा, जैसे क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम होता है, उसी तरह से टेनिस खेलने के लिए टेनिस कोर्ट होता है। और वही टेनिस कोर्ट बहुत बड़ा था, वहां सब जनता इकट्ठा हो गया। और बगल में एक किला था, उस किला को क्या कर दिया, तोड़ दिया। कब तोड़ दिया, और वहां जितना भी कैदी वगैरह था सबको छुड़ा लिया। 14 जुलाई 1789 को क्या कर लिया, सबको छुड़ा लिया। उसी दिन से लोग, फ्रांस में जो लोग रहते हैं, 14 जुलाई को क्या मनाते हैं, फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन क्या किए थे, सारा कैदी को छुड़ा करके स्वतंत्र कर दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति हुआ, जिसमें लुईस सोलहवां को उसके बाद फिर क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया, पत्नी को भी बंदी बना लिया गया। और इसको जो है 1789 में बंदी बनाया गया, और 1793 में इसको फांसी दे दिया गया। 1793 ईस्वी में इसको क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया, और फांसी पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन, गिलोटिन जानता हुआ, गिलोटिन मतलब होता है, जैसे दिखता है, अगर मतलब मान लो खसी वगैरह पड़ता है तो मुड़ी रख देता है और ऊपर से काट दिया, तो उसी को गिलोटिन बोला जाता है। गिलोटिन पर चढ़ा करके क्या कर दिया, इसको फांसी दे दिया, लुईस सोलहवां और उसका पत्नी दोनों। तो ये था फ्रांस की क्रांति, जो तुमको 9th क्लास में पढ़ना था, 9th क्लास में पढ़ना था। लेकिन जो 10th क्लास में पढ़ना है, इससे आगे थोड़ा पढ़ना है। फ्रांस की क्रांति तो समझेंगे, लेकिन इसके बाद अब क्या हुआ, क्या संविधान बना, कैसे क्या हुआ, तुम लोग जानता ही होगा। नहीं जानता है तो जान लो कि अगर राजतंत्र खत्म होगा तो क्या सब लोग चाहेगा कि जनता के हाथ में शासन रहे, जनता शासन करे। तो इसीलिए जनता के शासन को ही हम बोलते हैं लोकतंत्र। क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। जनता के शासन को क्या कहते हैं, वो लोकतंत्र बोलते हैं। तो सब लोग, जनता का मन क्या रहेगा, हमारे यहां कौन सा शासन
स्थापित हो, राजतंत्र या लोकतंत्र? तो लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में हम जान रहे हैं कि लोगों का शासन होता है, जनता का शासन होता है, तो जनता का बात उसमें सुना जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ उस फ्रांस में जो है लोकतंत्र का स्थापना करने लगा। तो लोकतंत्र की स्थापना होने से पहले वहां संविधान का स्थापना होता है। तो उस समय जो है वहां एक व्यक्ति निकल करके आता है जो कि फ्रांस की क्रांति में एक मात्र छोटा सा सैनिक के रूप में काम करता है। उसका नाम है नेपोलियन। क्या नाम है? नेपोलियन, जो 1799, कितना बोलेंगे, 1799 ईस्वी में फ्रांस के राजनीति, फ्रांस के शासन में अपना भागीदारी देता है। 1700 नेपोलियन आता है, नेपोलियन 1799 ईस्वी में जो है अपना भागीदारी देना प्रारंभ कर देता है। और क्या करता है, ये एक संविधान, ये भी एक राजतंत्र ही बनाता है, लेकिन इसमें ऐसा व्यवस्था कर देता है कि हमको जनता से कांटेक्ट बना रहे, जनता के लिए काम करे। है राजा का ही शासन, ये सम्राट ही बना। 1799 में ये भाग लिया, लेकिन ये जो सम्राट बना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपोलियन जो है, नेपोलियन, इसका पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का राजा कब बना? तब हम बोलेंगे 1804 ईस्वी में। कब राजा बना? 1804 ईस्वी में इसको राजा बना दिया गया। उसके बाद ये नेपोलियन संहिता नामक संविधान का स्थापना किया। संहिता क्या होता है? एक बहुत बड़ा बुक, किताब है, उसमें पूरा रूल लिखा हो, जिससे हम लोग के पास संविधान होता है। उसी तरह से वहां क्या था? नेपोलियन संहिता था। इसको हम नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। वो उसका स्थापना किया। उसके द्वारा क्या, मान लो जैसे आधार कार्ड हम लोग का होता है, पहचान पत्र बनता है ना, उसी तरह से फ्रांस में भी एक आईडी प्रूफ दे दिया गया था, जिसके तहत और कानून वगैरह भी बता दिया गया, जिसमें कि कैसे कैसे हमको देश को चलाना है। मान लो जैसे अब हमको देश में प्रधानमंत्री है, डायरेक्ट हमारे गांव में आ सकते हैं, डायरेक्ट गांव में आकर किसी का कोई भी चीज नहीं सुन सकते हैं कि तुम्हारे पास क्या परेशानी है, नहीं सुन सकते हैं। उसके लिए क्या व्यवस्था करते हैं? स्थानीय स्वशासन का। स्थानीय स्वशासन में कौन आता है? मुखिया आता है, सरपंच आता है, वार्ड सदस्य आता है। हम लोग जैसे मान लो मेरा घर के बगल में जो गली था वो टूट गया है, नली था वो खराब हो गया है, तब हम उसका शिकायत कहाँ लेकर के जाएंगे? प्रधानमंत्री के पास। अगर प्रधानमंत्री के पास जाने लगे ना तो पता चला समय बीत गया, तब तक बहुत कुछ हो जाएगा। इसीलिए हम उसका जो शिकायत है वो लेकर के जाएंगे हम अपने करीबी वार्ड सदस्य। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हर एक टोला मोहल्ला में क्या होता है, एक वार्ड सदस्य होता है, उसके पास लेके जाएंगे। और वो जो वार्ड सदस्य है वो कहाँ शिकायत लेकर के जाएगा? या तो वो मुखिया के पास ले जाएगा, या तो वो ब्लॉक, जो आपका ब्लॉक होगा वहां पे ले जाएगा। और ब्लॉक में जो बैठा हुआ रहता है वो हमारा शिकायत कहाँ पहुंचाएगा? बिहार सरकार के पास पहुंचाएगा। अगर वो उस परेशानी को बिहार सरकार सोल्व कर पाती है तो बिहार सरकार से सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर वो परेशानी को बिहार सरकार के द्वारा नहीं सोल्व होगा तो वो परेशानी हमारा पहुंच जाता है कहाँ? लोकसभा या संसद में पहुंच जाता है। वहां पे हमारा जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधान होते हैं लोकसभा का, वो इस बात को पर चर्चा करते हैं, उसके बाद उस परेशानी को सोल्व करते हैं। उसी तरह से जो है हमारा जो नेपोलियन साहब हैं वो इसी तरह से व्यवस्था किए कि हर एक जनता से हमारा कांटेक्ट हो सके। उसके लिए वैसा सेना बनाए, वैसा आदमी का चयन किए, वैसा व्यक्ति का चयन कीजिए जो कि जनता का परेशानी को हम तक पहुंचाए। और ये नेपोलियन जो है केवल फ्रांस में ही शासन नहीं किया, ये ऐसा इतना अच्छा व्यवस्था बनाने लगा कि अगल बगल में जो देश था, पड़ोसी देश, जैसे देखो तुम लोग का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे तुम्हारा घर में मान लो किसी का नौकरी लग गया, जैसे तुम लोग मान लो 10वां क्लास का अभी तैयारी कर रहा है, 10वां क्लास में तुम टॉप कर गए, तो तुम्हारा जो खुशी होगा, तुम्हारे खुशी से बहुत ज्यादा खुशी तुम्हारे फैमिली को होगा, पिताजी को होगा। लेकिन वही जो पड़ोसी होगा उसके मन में ये चलेगा है ये जो पास किया, टॉप किया, जानते हो कैसे कर दिया? चोरी करके टॉप कर गया, पैसा दे करके टॉप कर गया। मतलब वो पड़ोसी जो होता है ना, जलने के लिए ही पड़ोसी बनता है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा जो देश जैसे फ्रांस है, फ्रांस में नेपोलियन क्या कर रहा था? फ्रांस के जनता को एकदम भगवान की तरह पूज रहा था, सबको अच्छा क्या बोलते हैं, अच्छा मतलब ओहदा दे रहा था ताकि जनता से हमको कांटेक्ट बना सके। तो उसी तरह से जो अगल बगल वाला देश था ना, वो भी सोचा कि नेपोलियन जैसा अगर नेता हमारे देश में आ जाए ना तो हमारा देश भी क्या हो जाएगा? विकास करेगा। तो
नेपोलियन जो था खाली फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा, अगल बगल जैसे जर्मनी में गया नेपोलियन और वहां जाकर के एक संघ बना दिया, नेपोलियन संघ की स्थापना कर दिया। फिर उसी तरह से ऑस्ट्रिया गया, ऑस्ट्रिया में भी बहुत सारा चीज बना दिया। इटली गया, इटली में भी बहुत सारा चीज का स्थापना कर दिया। तो उसी समय एक ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है उसका नाम है मेटरनिक। नाम सुन रखा होगा, नहीं सुन रखा है तो आज सुन लीजिए और किताब में दिया हुआ मेटरनिक के बारे में। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था उसका नाम क्या था? मेटरनिक। वो जो है ये सब चीज देख करके ना जल रहा था कि बताओ, एक छोटा सा देश जहां लुइस ओलग्मा का शासन होता था, जनता एक बात नहीं बोल सकता था, वहां पे आज इतना अच्छा शासन व्यवस्था कैसे आ गया? वो जल रहा था। उसके बाद क्या, वो कूटनीति बनाने लगा। पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक अगर देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि मेटरनिक जो था कैसा नेता था या कैसा राजा था। तो मेटरनिक जो है वो प्रतिक्रियावादी नेता था। प्रतिक्रियावादी बोले तो प्रतिक्रियावादी मतलब होता है जैसे तुमको एक चाट कोई मारा तो तुम दो चाट मारेगा। ये क्या हो गया? तुरंत, मतलब एक्शन के अपोजिट रिएक्शन नहीं करता है। लड़ाई करता है ना, लड़ाई करेगा, फलना एक गाड़ी दिया हम 2 गाड़ी देंगे, फलना एक डंडा मारा हम 4 डंडा मारेंगे। तो क्या हो गया? तुरंत प्रतिक्रिया। अब ये होता है ना, अच्छा मारा है ना, पुलिस के पास जाएंगे, थाना केस करेंगे, उसके बाद करेंगे। तो क्या हो गया? प्रतिक्रियावादी नहीं। लेकिन हमारा जो मेटरनिक था वो क्या था? प्रतिक्रियावादी नेता था। और वो क्या करता था? तुरंत रिएक्शन करता था। और एक तानाशाह भी था, ऑस्ट्रिया को पूरा एक सूत्र में जैसे लुइस ओलग्मा था उसी तरह से मेटरनिक था। वो क्या किया? सारा देश, जर्मनी जो हमारा फ्रांस है, इसके अपोजिट में जो भी यूरोप में देश था सबको अपोजिट में खड़ा कर लिया। क्या कर लिया? ये तो फ्रांस अकेले बच गया। फ्रांस में कौन था? हमारा नेपोलियन था। इसके विरुद्ध में जो है सबको खड़ा कर लिया। किसको किसको खड़ा कर लिया? जर्मनी को खड़ा कर लिया। किसको खड़ा कर लिया? खुद खड़ा हो गया ऑस्ट्रिया। और किसको खड़ा कर लिया? ऑस्ट्रिया, इटली को खड़ा कर लिया। मतलब जो भी और इसके अलावा देश था, बोहेमिया, यूनान, सबको खड़ा कर लिया। और नेपोलियन के खिलाफ मतलब युद्ध करने लगा। नेपोलियन के खिलाफ युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। इस युद्ध का नाम है वाटरलू का युद्ध। क्या बोलते हैं इसको छोटू? वाटरलू का युद्ध। देखो यहां से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। वाटरलू का युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो एक था अकेले बेचारा हमारा फ्रांस का जो राजा बना था, अभी नया नया तो बनवे किया था 1804 में, नेपोलियन। और दूसरे तरफ कौन था? सब, या तो हम बोल सकते हैं मेटरनिक था, मेन रूप से ऑस्ट्रिया था, और जर्मनी, इटली, बोहेमिया, हंगरी, सब ये सब जो देश था एक तरफ हो गया। और अकेले कौन पड़ गया? हमारा फ्रांस पड़ गया, नेपोलियन पड़ गया। अब बताओ, कोई भी एक तरफ 10 आदमी होगा, एक तरफ अकेले होगा, कभी भी अकेले वाला का जीत हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए बेचारा नेपोलियन क्या हो गया? 1815 ईस्वी में क्या हो गया? इसका हार हो गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेपोलियन का हार किस युद्ध में हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध में हुआ था। नेपोलियन का हार कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन युग से क्या समझते हैं? तो नेपोलियन युग कब से कब तक चला? 1804 ईस्वी से लेकर के 1815 ईस्वी तक। नेपोलियन युग कब से कब तक चला? 1804 ईस्वी से लेकर के 1815 ईस्वी तक चला। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा नेपोलियन के बारे में। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। फिर आगे जो है क्लास बाय क्लास इसी तरह से डिस्कशन होते रहेगा। अगर किसी को सिलेबस के आइडिया नहीं लग रहा है और हम कैसे कैसे पढ़ाएंगे, वो हम प्रीवियस क्लास में क्लास नंबर 1 जो दिया हुआ होगा उसमें बताए हैं, बहुत अच्छा से बताए हैं, इंट्रोडक्शन किए हैं, उसमें इतिहास वगैरह, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र के बारे में बताए हैं। कृपया उस वीडियो को जाकर के देख लें और उसके बाद ये क्लास को देखें। और जिसको भी अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि सर हमको नोट्स चाहिए
ये चाहिए वो चाहिए, जो भी इसमें दिक्कत तुमको लग रहा है वो अपना कमेंट डॉट सेक्शन में जा करके लिखें, और वो कमेंट हम पढ़ते हैं। ऐसा लग रहा होगा कि तुम कमेंट कर दिया, हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग कमेंट देखते हैं और उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द मिलेगा। अगर तुमको इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए लास्ट में जो है एक मिल जाएगा स्लाइड, या तो नीचे पीडीएफ में मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। ऐसे आपके पास अगर किताब होगा, कोई भी बीटीपीसी किताब या तो भारतीय वन किताब, जो भी किताब आप फॉलो करते हैं उसमें जा करके आप पढ़ें, एक बार रीडिंग करें। क्योंकि आर्ट्स जो है हमारा, जो सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आप रीडिंग नहीं करेंगे तो आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगा। क्लियरिटी बोलने का सेंस क्या हुआ कि आपको समझ में, हम बताएंगे उस समय तो लगेगा कि हमको समझ में आ रहा है, पूरा याद हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपका यूट्यूब खत्म होगा, क्लास खत्म होगा, 4-5 दिन होगा, तो फिर क्या हो जाएंगे, वो भूल जाएंगे। इसीलिए आप जो है यूरोप में राष्ट्रवाद किताब इतिहास निकालें, उसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में जाएं, और उसका 1-2 पेज जो है, 2-3 पेज तक हम पढ़ा दिए हैं, वो जा करके रीडिंग करें, उसको समझें। अगर उसमें कुछ दिक्कत हो रहा है तो वो आकर के फिर से कमेंट में लिखें, चाहे तो अगले क्लास में आप कमेंट करें, उसमें हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आगे बताने लगेंगे तो वो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास का अंत करते हैं, और जो भी दोस्त या स्टूडेंट या कोई भी भाई बहन को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब, मेरे चैनल न्यू विजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें। और जो भी आपके आसपास में अगर बच्चा जो 2025 के लिए तैयारी करना चाहता है, ये यूट्यूब का लिंक उसको शेयर करें और उसको भी सब्सक्राइब करने का आदेश दें, बताएं उसको, ताकि हमारा वीडियो उसके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में